नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बार-बार ईडी के द्वारा समन भेजा जाना और केजरीवाल के द्वारा उन समनों की अनदेखी करना और सेंट्रल गवर्नमेंट का ढील दिया जाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, भारत को भी काफ़ी महँगा पड़ सकता है। और अब पंजाब में हम जो देख रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से किसानों के नाम पर ये अराजकता पैदा की गई है, आंदोलन खड़ा करने के नाम पर, और वो भी एमएसपी की मांग को लेकर के, तो मेरी बात को सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल को ढील देना, उनको गिरफ्तार नहीं करना और समन पर समन भेजे जाना हेमंत सोरेन की तरह, ये एक बड़ी गलती साबित हो सकता है, केंद्र सरकार के लिए भी और ईडी के लिए भी। अब अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया है ईडी ने और ये कहा है कि आप 26 फरवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध होइए। इससे पहले छठा समन भी जारी किया गया था और छठे समन पर अरविंद केजरीवाल ये कह कर के नहीं गए थे कि चूंकि 5वें समन के बाद ईडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट चली गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली तारीख 16 मार्च रखी है, तो ईडी को 16 मार्च तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, उससे पहले समन जारी करके उनको नहीं बुलाना चाहिए। उनकी मंत्री आतिशी मारलेना का बयान भी आ गया है कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आज एक तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और दूसरी घटना ये है कि सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए और कुछ दूसरे, कुल मिलाकर के 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। और ज़ाहिर है सत्यपाल मलिक तो इस पर प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करेंगे ही, तो उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं। ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। इनके ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएँ, तो इन्होंने जो पिन कर रखा है ट्वीट, ज़रा सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो सीबीआई का छापा लगा है, उस पर इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। इन्होंने लिखा है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होने देगा फिर। मैं देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि आखिरी मौका है, ये इस बार जाति, धर्म सब छोड़ कर के इनके खिलाफ वोट करो, वरना आगे आपको वोट का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस पर जो छापे पड़े हैं सीबीआई के। क्या लिख रहे हैं ये? करीब 1 घंटा पहले इनका ये ट्वीट आया है। इन्होंने लिखा है कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि जिनकी इन्होंने शिकायत की थी, उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़े हैं। तो ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, नाम ज़रूर सत्यपाल है, लेकिन ये हैं झूठपाल। लोगों को एक गलत सूचना दे रहे हैं कि केवल मेरे आवास पर छापेमारी हुई है, जबकि ये सही नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, ये इनका दूसरा ट्वीट है। एक और ट्वीट देख लेते हैं, 3 घंटे पहले का है। लिखते हैं, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी
एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं, मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, छापों से घबराऊँगा नहीं। वही मतलब इन्होंने, बस इसमें वो 4-5 कुर्तों का ज़िक्र नहीं किया है कि 4-5 कुर्ते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं मिलेगा। और इनके अगर आप नीचे के भी ट्वीट देखें, तो आपकी समझ में आएगा कि ये किस-किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और किस तरह की मुहिम में शामिल हैं। ये ट्वीट देखिए, आज देश में पूर्ण रूप से तानाशाही चल रही है, जिसमें लोकतंत्र और संस्थाओं को बुरी तरह कुचलने का काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला सुनाकर लोकतंत्र को बचा लिया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये पूरी तरीके से एक पूरी, अब सुनिए आगे देखिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे के बिना पेशाब करने भी नहीं जाता। मोदी सरकार में अपने नंबर बनाने के लिए किसानों को बेवजह परेशान कर रही है हरियाणा सरकार। किसान अपना हक लेने दिल्ली जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं जाने देते? तो ये मैंने कुछ आपको ट्वीट इनके पढ़ करके सुनाए हैं। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जिनको ये किसान बता रहे हैं, वैसे तो वो उनकी सच्चाई खुल करके सामने आ रही है कि वो कितने किसान हैं और कैसे किसान हैं। ये मैं अपने पूर्व के कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि कितनी महँगी-महँगी गाड़ियों में सवार होकर के ये शंभू बॉर्डर पहुँचे हैं। किसी के पास 40 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 60 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 10 से लेकर के और 30-32 लाख तक के ट्रैक्टर हैं। उन ट्रैक्टर्स को कैसे मॉडिफाई किया गया है, कैसे ये पोकलैन मशीनें, जेसीबी और ट्रैक्टर्स को एक तरीके से टैंक का रूप धारण करके लेकर के वहाँ गए हैं। तो ये कैसे किसान हैं, ये सत्यपाल मलिक भी जानते हैं, ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, जो विधानसभा में खड़े होकर के बेचारे किसान बता रहे हैं। और बेशर्मी के साथ जो दूसरे दल हैं, वो भी किसानों ने जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने की कोशिश की है, कानून को तोड़ने की कोशिश की है और दिल्ली की तरफ जो है जाने के लिए सारे नियम, कायदे, कानूनों को धता बता दिया है। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी एक आदेश 3 दिन पहले आ चुका था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के हाईवे, एक्सप्रेसवे पर नहीं जा सकते। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। इसके बावजूद अगर 1500 के आसपास ट्रैक्टर और 15 से 20,000 के आसपास ये कथित किसान और 250-300 गाड़ियां शंभू बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। चलिए मान लेते हैं 250-300 गाड़ियां तो अवैध नहीं है, वो तो चल सकती हैं। लेकिन 1500 ट्रैक्टर अगर शंभू बॉर्डर पर ट्रॉली के साथ पहुंचे हुए हैं, तो ये किसकी शय पर वहां तक पहुंचे हैं? और क्या पंजाब सरकार को, भगवंत मान सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है? जानकारी है, इसके बावजूद उनके लिए बैरिकेड खोले गए हैं। पंजाब पुलिस के ऐसे कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जब ये इनको शंभू बॉर्डर की तरफ जाने के लिए रेड कॉरिडोर दे रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर दे रहे हैं कि जाइए प्लीज़ और आगे बढ़िए। और जिस तरह की हरकतें इन्होंने 1 दिन पहले भी की हैं। इन्होंने खनौरी दाता सिंह बॉर्डर पर पराली में आग लगाई, उसमें मिर्चें झोंकी, वहां जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनकी आंखों में पानी आना शुरू हो गया, उनको सांस लेने में भारी परेशानी हुई। मौके का फायदा उठा करके इन लोगों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर जो लाठियों में गंडासे लगा दिए जाते हैं उनसे अटैक किए हैं। 1 दर्जन के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। और जाहिर है, जिनको ये उकसा करके, भड़का करके लेकर के आए हैं, वो नौजवान भी घायल हुए हैं, कुछ दूसरे लोग भी घायल हुए हैं।
और इन्होंने दावा किया है कि एक भटिंडा जिले के गांव का एक 21 साल का युवक जो है वो गोली से मारा गया है। अब वो अगर पंजाब साइड में खड़ा हुआ है और हरियाणा पुलिस 200, 300, 400 मीटर दूर खड़ी हुई है, तो ठीक यहां कनपटी के ऊपर सिर में निशाने के साथ गोली कैसे लग सकती है? इतनी दूर से ठीक सिर के भीतर गोली कोई नहीं मार सकता है। ऐसी ऐसी कोई तकनीक अभी तक नहीं आई है। तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि उसकी डेथ कैसे हुई है, और उसकी डेड बॉडी पटियाला के किसी अस्पताल में रखी गई है और उसके वीडियो तैयार करवा करके सोशल मीडिया पर भेजे गए हैं। ये अपने आप में जरा सोचने का और जांचने का विषय है कि इन लोगों ने 2 दिन दिल्ली कूच क्यों टाला है? क्या तैयारी करनी है? क्या सलाह मशवरा करना है? क्या और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है? क्या माहौल बनाना है? क्योंकि इस घटना के बाद, कल जो क्लैश हुआ है, इसके बाद पंजाब के भी अलग अलग लोगों के, प्रगट सिंह से लेकर के और सुखपाल खेरा और दूसरे तमाम नेताओं, इन सब के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री को भड़का रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी एक वीडियो आया है और उसमें वो केंद्र को चुनौती दे रहे हैं कि आप एक बार नहीं 60 बार जो है, 30 बार आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कुर्सी न्यौछावर करने को तैयार हूं। मतलब ये अब भड़काने पर आमादा है। और कल जब ये क्लैश चल रहा था, ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, केंद्र को चुनौती दे रहे थे, सुरक्षा बलों पर टिप्पणियां कर रहे थे और इन हुड़दंगी उपद्रवी तत्वों को बेचारे किसान बता रहे थे। ये सारी घटनाएं और ये सारे सीक्वेंस बताते हैं कि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरह का एक वातावरण, अव्यवस्था और एनार्की की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, खासतौर से पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वेस्ट यूपी में। और यहां की कुल मिलाकर के ही अगर हम देखें तो 13 लोकसभा सीट पंजाब, 10 हरियाणा, 23, 7 दिल्ली की, 30 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 20 के आसपास हैं। तो 50 लोकसभा सीटों को ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इसके नतीजे बदलवाने के लिए खून खराबा तक कराने पर आमादा हो गए हैं। इसलिए मोदी सरकार जो है वो पंजाब सरकार को, जो एमएचए है यानी होम मिनिस्ट्री है, उसने पंजाब सरकार को मेल भेजे हैं, चिट्ठी पत्री भेजी है। जो नेग्लिजेंसी हो रही है या जो मिलीभगत हो रही है और जो वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, उस पर उनको चेताया गया है। और जिस तरीके से हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की उल्लंघना हुई है पंजाब सरकार के द्वारा और जिस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं, उससे भी ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के जरिए एक्चुअल में क्या खेल खेल रहे हैं। ये तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि उनके 2 साथी, 3 साथी ऑलरेडी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, 1 साल से जेल में है, इसी शराब घोटाले के चक्कर में। संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 करोड़ उनके घर पर डिलीवर किया गया था, ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। इसी तरीके से इनके एक और सहयोगी विजय नायर भी जेल में हैं। तीनों को जमानत नहीं मिल रही है। और कई कारोबारी, कुछ पूर्व नौकरशाह, वो जेल की हवा खा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मन की अवहेलना कर रहे हैं, उनसे बच रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से भी करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। वो टाइम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से टाइम जो है वो निकाला जाए लोकसभा चुनाव तक। अगर ना ही जेल जाना पड़े, ना ही गिरफ्तारी हो, तो कुल मिलाकर के उनका प्रयास ये दिखाई दे रहा है। ईडी 5वें सम्मन की तामील जब इन्होंने नहीं की और ये नहीं आए, तो वो
राउज एवेन्यू कोर्ट चली गई कि साहब अब आप दिशा निर्देश दीजिए कि 5 समन जारी होने के बावजूद ये उपस्थित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने माना कि जो पांचों समन हैं वो वैध हैं, कानूनी हैं, गैर कानूनी नहीं है। अरविंद केजरीवाल यही तो कहते आए हैं कि साहब ये गैर कानूनी समन है और इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ईडी पहले ये बताए कि हम अभियुक्त हैं या हम गवाह हैं या हम आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, इसलिए हमें बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये सब चीजें नहीं बताई गई है समन में, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो जब कोर्ट ने ये कह दिया, और कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल एक्यूज हैं और जो समन जारी किए गए हैं उसका उनको पालन करना चाहिए। और वैसे भी ये तो ऑफिसर भी रहे हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इनको इतनी तमीज तो होनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कोई भी सरकारी समन अवैध नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि अवैध है तो सारी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जाइए ना, चैलेंज करिए। लेकिन ये कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में गई ईडी। और ईडी ने जब कोर्ट ने उस पर रिमार्क्स किए, जब टिप्पणियां की, तो लगा कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का रवैया भी सख्त है इस मामले में। और कोर्ट ने इनको तारीख दी कि फला तारीख को आप व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहिए और यहां आकर के बताइए कि आप ईडी द्वारा भेजे जा रहे सम्मन की तामील क्यों नहीं कर रहे, उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे, पूछताछ के लिए खुद उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं। ये आदमी इतना चालाक है, इसने जिस दिन उपस्थित होना था उससे ठीक एक दिन पहले विधानसभा का सत्र आहूत करवा लिया और फिर ये बहाना बना दिया कि चूंकि ये बजट सत्र है और चूंकि मेरी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव अचानक से आ गया। विश्वास प्रस्ताव किसने रखा था? खुद अरविंद केजरीवाल ने। तो वो अचानक से कैसे आ गया? अचानक तो तब होता है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए या राज्यपाल या उपराज्यपाल आपको कहे कि आप अपनी सरकार का बहुमत पेश करिए। अगर आपके पास 60 से ज्यादा एमएलए हैं, अगर ऐसा कोई प्रमाण आप प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं कि विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को गिराने का या आपके एमएलए तोड़ने का कोई प्रयास कर रही है, इन्होंने मतलब हवा बहुत बनाई। और हवा इसलिए बनाई और बार बार बनाते हैं। 2022 में भी यही आरोप लगाया, मेरे एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर 2023 में भी यही ड्रामा किया इन्होंने, मेरे एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब 2024 में भी जब इनको विश्वास प्रस्ताव लाना था और उस पर मोहर लगवानी थी सदन की, क्योंकि इनको किसी ने पढ़ा रखा है कि एक बार अगर आप विश्वास प्रस्ताव पारित करा लेते हैं तो अगले 6 महीने तक आपकी सरकार नहीं गिर सकती। और वही ड्रामा इन्होंने 2022, 23 और अब 24 में किया। उससे पहले इन्होंने हवा बनाई कि मेरे 7 एमएलए को अप्रोच किया गया, 25-25 करोड़ रुपया उनको पेशकश की गई कि हम आपको 25 करोड़ रुपया देंगे, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दो और बाद में हम आपको टिकट भी दे देंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इनको नोटिस इश्यू किया और ये पूछा कि कौन सी तारीख में, किस समय, किस फोन नंबर से किस फोन नंबर पर आपको संपर्क साधा गया या किसके द्वारा कब और किसको संपर्क साधा गया, इसकी डिटेल दीजिए, तो डिटेल जानकारी नहीं दी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उसके पास तो 8 एमएलए हैं। तो 8 एमएलए में आप 21 एमएलए उनके तोड़ लें या 7 एमएलए उनके तोड़ लें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? नहीं बना सकती। लेकिन इनको एक माहौल तैयार करना होता है और वही माहौल तैयार करने की इन्होंने कोशिश की। अब जो मैंने पहले कहा था, करीब 1.5 महीना पहले मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि जितनी देरी कर रही है केंद्र सरकार या ईडी इनको गिरफ्तार करने में या इन पर हाथ डालने में, ये उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे। और आज हम वही तो देख रहे हैं। इन्होंने पंजाब में जो खड़ा कराया है पूरा ये अराजकता आंदोलन, और भगवंत मान सरकार जिस तरीके से उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उनको रोक नहीं रही है।
डीजीपी हरियाणा अगर डीजीपी पंजाब को चिट्ठी नहीं लिखते और पेशबंदी नहीं करते, क्योंकि ये सारा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है बाद में, तो ये फिर वहां पर जो पोकलेन मशीनें, जेसीबी और तमाम दूसरे यंत्र लाए गए थे बैरिकेड उखाड़ फेंकने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए, ये उन पर भी अंकुश नहीं लगाते और बाद में भी अंकुश नहीं लगाया गया। इन्होंने कहा जरूर कि हमारा शंभू थाने का जो एसएचओ है वो गिरफ्तार, वो घायल हो गया, इंस्पेक्टर, और कुछ दूसरे अधिकारियों को भी चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या कार्रवाई की है इसके अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने कोई इस तरह के आपत्तिजनक व्हीकल जब्त किए हैं या जिन्होंने किराए पर दिए थे इन किसानों को उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी अभी तक सूचना नहीं है। और पंजाब चूंकि संवेदनशील सूबा है और सीमाई सूबा है, पाकिस्तान से लगती हुई सीमाएं हैं, और पाकिस्तान आईएसआई मिलिट्री और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी तत्व पंजाब को सुलगाने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं, ये भी हमसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है। अब ऐसे स्थिति में जाकर के पंजाब पहुंच गया है, या पहुंचा दिया गया है कि वहां पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए बन गई है। इसलिए हमें पंजाब पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ईडी ने जो अब 7वां समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को, इसको भी देखना है कि ये 26 फरवरी को उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि आतिशी मारलेना ने मीडिया के सामने आकर के जो कहा है कि साहब 16 मार्च की तारीख दी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी ईडी के की याचिका पर, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 1 मार्च तक हमारा बजट सत्र चल रहा है और विश्वास प्रस्ताव भी अचानक से आ गया है, इसलिए कोर्ट ने 1 महीने आगे की तारीख दे दी है, तो उसका ईडी को इंतजार करना चाहिए। तो क्या बाध्य है ईडी कि इस बीच कोई इनको नया समन जारी ही नहीं करेगी, या इनको पेश होना ही नहीं चाहिए, या ये टाइम बर्बाद करना चाहते हैं कि किसी तरीके से और टाइम, जब कोर्ट ने 1 महीने बाद की तारीख दी थी तब कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि ये मसला ऐसा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन की तामील नहीं कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। कोर्ट भी मान रही है कि जितने समन हैं वो वैध हैं, इसके बावजूद इतनी लंबी तारीख देने का क्या मतलब है? और 16 मार्च का मतलब ये है कि तब तक तो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कोर्ट जो है वो ईडी की मदद कर रही है या अरविंद केजरीवाल की मदद कर रही है? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला अब बहुत दिलचस्प हो गया है, और अभी तो आप देखिएगा, सतपाल मलिक जो कह रहे थे कि साहब केवल मेरे ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है, मैं इनके झूठ की पोल भी आपके सामने खोलता हूं। एक खबर जरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े झूठे हैं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा हुआ है सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड, कुल 30 ठिकानों पर एक्शन, पैतृक घर पर भी पहुंची एजेंसी। और इसमें डिटेल जानकारी दी गई है खबर में। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई ने सर्च की है। कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके के मामले में सीबीआई ने यह एक्शन लिया है। एएनआई के सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी में बताया गया है कि एजेंसी ने उनसे जुड़े कुल 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट की ठेकेदारी देने में भ्रष्टाचार का आरोप है, और उसकी ही जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम पूर्व राज्यपाल के आवास पर पहुंची थी। सत्यपाल मलिक ने ही इस घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। केस के मुताबिक करीब 2200 करोड़ का सिविल वर्क का ठेका इस प्रोजेक्ट के लिए एक निजी कंपनी को 2019 में दिया गया था। आरोप है कि इस ठेके में घोटाला किया गया था। सीबीआई ने इस केस में दिसंबर में भी कई जगहों पर छापेमारी की थी। इन लोगों में कंपनी से जुड़े कमलजीत सिंह दुग्गल और डीपी सिंह भी शामिल थे, जिन पर छापेमारी की गई थी। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि उन्हें इन प्रोजेक्ट समेत 2 फाइलों को मंजूर करने के लिए 200 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। ये 300 करोड़ रुपया है, 150 करोड़। सत्यपाल मलिक
23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। उनका कहना था कि इसी दौरान प्रोजेक्ट की फाइल उनके पास आई थी। तो कुल मिलाकर के 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, केवल सत्यपाल मलिक के आवास पर या पैतृक आवास पर नहीं, 30 जगहों पर छापेमारी हुई है। क्या 30 घर हैं क्या सत्यपाल मलिक के? इसलिए जिस तरह की ये पेशबंदी कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के मोर्चे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खोल रखे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि इनकी कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव में ऐसा वातावरण बना दिया जाए, ऐसी अराजकता फैला दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता इस समय चरम पर है और जितने सर्वेज आ रहे हैं, जितने ओपिनियन पोल आए हैं, जो सच्चाई है, उससे भी सब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तो वापसी कोई रोक ही नहीं सकता है। तो देश के भीतर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, देश के बाहर भी ये खालिस्तानियों से लेकर के चीन और कुछ दूसरे देशों में बैठे हुए लोग जो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इन सब का नेक्सस जो है, उसी का परिणाम ये पंजाब का आंदोलन है, जिसमें अराजक तत्व ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और किसान बहुत ही कम या ना के बराबर। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।